आज की इस गहन चर्चा में एक ऐसे विषय पर बात होने वाली है जो सीधे तौर पर इंसानी जज्बे और प्रकृति की ताकत के बारे में है। और गुरुत्वाकर्षण के उन नियमों को चुनौती देने के बारे में भी, जिन्हें हम पत्थर की लकीर मानते हैं। बिल्कुल सही कहा। हम दुनिया की कुछ ऐसी अविश्वसनीय और खतरनाक जगहों का अन्वेषण करने वाले हैं जहां इमारतों का होना तर्क के हिसाब से बिल्कुल असंभव लगता है। एकदम असंभव, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि वहां इमारतें टिक सकती हैं। हाँ, शून्य में लटकी हुई ये जगह जो गहरी खाइयों और पहाड़ों की एकदम खड़ी और नुकीली चोटियों पर बनी है, ये कोई मिथक या कहानियों का हिस्सा नहीं है। ये पूरी तरह से वास्तविकता है और आज भी मजबूती से खड़ी हैं। इस चर्चा का जो मिशन है वो ये समझना है कि आखिर किन कारणों ने इंसानों को दुनिया के ऐसे दुर्गम किनारों पर निर्माण करने के लिए प्रेरित किया, मतलब जहाँ शायद ही कोई और कदम रखने की हिम्मत करे। देखिए, इन जगहों को केवल ईंट, पत्थर और गारे के एक अजूबे के रूप में देखना इनके साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। मैं भी यही सोच रही थी, ये सिर्फ इमारतें तो नहीं है। वास्तुकला से परे जाकर अगर हम शांत और विश्लेषणात्मक नजरिए से देखें तो ये निर्माण इस बात का जीता जागता प्रतीक है कि कैसे इंसान एकांत और खतरे के बिल्कुल बीचों बीच भी एक बेहद सुरक्षित स्थान बना सकता है। एक सुरक्षित और आध्यात्मिक स्थान जहाँ खतरा हर कदम पर मौजूद है। जी, इंसान ने सिर्फ अपने छिपने या दुश्मनों से बचने के लिए इन्हें नहीं बनाया, बल्कि प्रकृति की विशालता के साथ एक गहरा तालमेल बिठाने और एक असीम शांति खोजने के लिए इनका निर्माण किया। और इन मठों के पीछे की जो सोच है वो रातों रात नहीं आई होगी। बिल्कुल नहीं, ये बेहद व्यवस्थित, सुनियोजित और सदियों के धैर्य का परिणाम है। तो इसी धैर्य की सबसे बड़ी मिसाल से शुरुआत करते हैं। चलिए आसमान से बातें करते पत्थरों की दुनिया में चलते हैं। ग्रीस का मिटियोरा। वहाँ का परिदृश्य तो ऐसा है जैसे हम किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हों। सच में, बलुआ पत्थर के विशाल और नुकीले स्तंभ सीधे आसमान की तरफ उठते हैं और इन्हीं में से एक 370 मीटर ऊंचे रॉक कॉलम पर स्थित है वारलाम मठ। 370 मीटर ऊंचा, ये कोई छोटी बात नहीं है। सुनने वालों के लिए ये कल्पना करना भी रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि घाटी के तल से इतनी ऊंचाई पर इसे कैसे बनाया गया होगा। 14वीं शताब्दी में पहली बार यहाँ आध्यात्मिक जीवन शुरू हुआ था और 16वीं शताब्दी में जाके इस परिसर को इसका अंतिम रूप मिला। हाँ। और उस ऊंचाई तक पहुँचने की जो प्रक्रिया थी वो अपने आप में एक खौफनाक परीक्षा थी। मैंने पढ़ा है कि 1920 के दशक तक तो वहाँ सुरक्षित सीढ़ियाँ थी ही नहीं। जी नहीं थी। कल्पना कीजिए, निर्माण का सारा सामान, ईंटें, पत्थर, पानी और यहाँ तक कि खुद भिक्षुओं को भी जालीदार टोकरियों और रस्सियों के सहारे ऊपर खींचा जाता था। बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक है। एक बहुत ही मशहूर कहानी भी है कि जब किसी ने पूछा कि रस्सियां कब बदली जाती हैं, तो जवाब मिला कि जब ईश्वर की मर्जी होती है और वही टूट जाती हैं। बिल्कुल, ये उस समय की आस्था और खतरे के बीच का एक अविश्वसनीय संतुलन था। सोचिए, कोई 400 मीटर ऊपर अपनी कुटिया में है और अचानक याद आए कि वो नीचे से कुछ लाना भूल गया है। आज के समय में तो ये एक मजाक लगता है, लेकिन उस दौर में ये सचमुच जिंदगी और मौत का सवाल था। बहुत बड़ा सवाल था। सिर्फ वारलाम ही नहीं, होली ट्रिनिटी मठ भी 400 मीटर ऊंची एक बिल्कुल खड़ी चट्टान पर टिका है। वहां तक पहुंचने के लिए चट्टान को काटकर लगभग 140 सीढ़ियां उकेरी गई हैं। और जब कोई अंदर पहुंचता है तो वहां की दीवारें भित्ति चित्रों यानी फ्रेस्को से भरी हुई हैं। जो फ्रेस्को है उनके बारे में एक बात समझना बहुत जरूरी है। हाँ, बताइए। ये कोई आम पेंटिंग नहीं है। फ्रेस्को का मतलब है ताजे और गीले प्लास्टर पर सीधे रंग लगाना, जिससे सूखने के बाद वो चित्र दीवार का ही एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो मिटियोरा के इन निर्माणों में जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है प्राकृतिक चट्टानों के आकार का पूरा सम्मान। प्राकृतिक आकार को बिल्कुल नहीं छेड़ा गया है। बिल्कुल। वारलाम में ऊंचाई केवल एक चुनौती नहीं है, बल्कि वो उस पूरे दृश्य अनुभव का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाती हैं। और वो फ्रेस्कोज इतनी खूबसूरती से बनाए गए हैं कि वो बिना किसी थोपे हुए एहसास के एक दृश्य निरंतरता बनाए रखते हैं। होली ट्रिनिटी की चट्टान तो उस पूरी इमारत के लिए एक प्राकृतिक पेडेस्टल यानी एक आधार का काम करती है। यह परिदृश्य को खराब किए बिना इमारत को आसमान की तरफ उठाती है, जो एक बहुत ही शांत और पवित्र दूरी का एहसास कराती है। एक पवित्र दूरी, और इसी दूरी को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है मिटियोरा का ही रोसेनु मठ। 15वीं सदी में बना ये मठ एक संकरी चट्टान के पूरे शिखर को ही चारों तरफ से घेर लेता है। इसकी वास्तुकला इतनी सटीक है कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये इमारत सीधे उस पत्थर के अंदर से ही प्राकृतिक रूप से उगी हो। हाँ,
स्थान की जो कमी थी उसे बहुत ही शानदार तरीके से हल किया गया है। आज के समय में यहाँ पहुँचने के लिए एक मजबूत पुल पार करना पड़ता है। रोसेनो की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह साबित करता है कि किसी भी जगह का प्रभाव उसके विशाल आकार पर निर्भर नहीं करता। ये एक बहुत ही अंतरंग और मानवीय पैमाने का स्थान है। वहाँ जो शांति मिलती है वो वास्तुकला और एकांत के बीच बेहतरीन तालमेल का परिणाम है। सही कहा आपने। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ऊंचाई से बचाव और एकांत की बात तो पूरी तरह से समझ आती है, लेकिन अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। वो कैसे? जॉर्जिया के वर्दिया में जो हुआ वो मेटियोरा का बिल्कुल उल्टा था। उन्होंने ऊपर आसमान की तरफ जाने के बजाय छिपने के लिए सीधे पहाड़ के अंदर ही अपना रास्ता खोद डाला। बिल्कुल, ये पहाड़ के ऊपर या उसके किनारे पर नहीं टिका है, बल्कि ये पहाड़ के बिल्कुल अंदर बसा है। 12वीं शताब्दी में माउंट एरुशली के ज्वालामुखीय चेहरे को काटकर इसे बनाया गया था और ये निर्माण मुख्य रूप से रानी तमार के शासनकाल से जुड़ा है। इसे बस एक इमारत या मठ समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। इसे एक उकेरे गए शहर की तरह देखना चाहिए। एक पूरा का पूरा शहर? हाँ, वहाँ गैलरी है, सीढ़ियाँ हैं और अनगिनत मार्ग हैं जो उस विशाल चट्टान के पेट के अंदर ही फैले हुए हैं। मार्दिया की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि इंसान ने प्रकृति पर हावी होने की कोशिश नहीं की। वास्तुकला पहाड़ पर अपना प्रभुत्व नहीं जमाती है। बिल्कुल, वो पहाड़ की भूवैज्ञानिक पहचान को पूरी तरह से बरकरार रखती है। इस जगह को रहने योग्य बनाने के लिए जो इंजीनियरिंग इस्तेमाल हुई है वो आज भी लोगों को हैरत में डाल देती है। एक पूरे शहर को पहाड़ के अंदर बसाने का मतलब है पानी का इंतजाम करना। जी, वहाँ पानी के प्रबंधन के लिए चट्टानों को काटकर नहरें, जलाशय और उन्नत हाइड्रोलिक समाधान बनाए गए थे जो उस दौर की सटीक योजना को दर्शाते हैं। और इस उकेरे गए शहर के अंदर चलने का अनुभव भी तो एकदम अलग ही होगा। ये तो एक तरह से आधुनिक सेंसरी डेप्रिवेशन चेंबर जैसा लगता है। एकदम सटीक तुलना है कि जब कोई वर्दिया की उन गुफाओं और रास्तों से गुजरता है तो बाहर का मौसम चाहे जो भी हो, अंदर चट्टान का एक निरंतर तापमान बना रहता है। हाँ, और कदमों की जो गूंज उन संकरे रास्तों में पैदा होती है और दीवारों की जो समीपता है वो एक अद्भुत संवेदी अनुभव पैदा करती है जो इंसान को बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट देता है। ये पूरा घुमावदार रास्ता बहुत ही स्वाभाविक रूप से उस जगह के आध्यात्मिक हृदय यानी चर्च ऑफ द डोमिशन तक ले जाता है। और पहाड़ के उस गहरे अंधेरे में भी आज तक वो प्राचीन भित्ति चित्र अपने ऐतिहासिक महत्व के साथ सुरक्षित मौजूद हैं। बिल्कुल सुरक्षित है। पहाड़ों के अंदर गहरे छिपने से लेकर अब हमारी ये चर्चा बादलों और चट्टानों के बीच लटकी आस्था की ओर बढ़ती है। वर्दिया जहां पहाड़ के अंदर था, वहीं तुर्की के उत्तरी हिस्से में पोंटिक पहाड़ों में स्थित सुमेला मठ का दृश्य बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता है जैसे कोई इमारत पहाड़ के चेहरे से चिपकी हुई हो। ऑल्टनडेरे घाटी में लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर ये एक गहरी चट्टान के लंबवत चेहरे पर अधर में लटका हुआ है। ये जगह इतनी ऊंची है कि यह अक्सर कम ऊंचाई वाले बादलों और गहरी धुंध से घिरी रहती है। सुमेला की स्थिति उसे एक रहस्यमय आभा देती है। ये मठ लगभग 16 शताब्दी पुराना है, वर्जिन मैरी को समर्पित है और बाइजेंटीन परंपरा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इसका दृश्य प्रभाव। सुमेला का बाहरी हिस्सा यानी जो इसका फसाड है वो हल्के रंग का है। हाँ, एक हल्का रंग जो आसपास की गहरी काली चट्टान के साथ कंट्रास्ट बनाता है। जी, ये कंट्रास्ट नीचे फैले घने जंगल के साथ मिलकर एक ऐसा रूप देता है कि घनी धुंध में भी ये इमारत अचानक से बादलों के बीच से एक चमकते हुए प्रकाश स्तंभ की तरह दिखाई देती है। ये कंट्रास्ट सच में इसे एक नाटकीय रूप देता है। और जब हम खड़ी चट्टानों और अद्भुत परिदृश्यों की बात कर ही रहे हैं तो स्पेन के मोंसराट का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। बार्सिलोना के पास वाला मोंसराट। हाँ, 10वीं शताब्दी का ये मठ लगभग 700 मीटर की ऊंचाई पर गुलाबी रंग की चट्टानों के बीच स्थित है। ये चट्टानें इतनी अनोखी और अजीब-गरीब आकार की हैं कि लगता है जैसे किसी विशालकाय कलाकार ने इन्हें मूर्तियों की तरह तराशा हो। आज तो यहाँ तक पहुँचने के लिए रैक रेलवे या केबल कार का शानदार इंतजाम है, लेकिन 10वीं शताब्दी में उन चिकनी और खड़ी चट्टानों पर चढ़ना किसी बुरे सपने जैसा रहा होगा। मोंसराट सिर्फ एक जगह नहीं है, ये कैटालोनिया का आध्यात्मिक हृदय है, जहाँ ला मोरेनेटा यानी द ब्लैक मैडोना की छवि विराजमान है, जो इसे सदियों से एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीक बनाती आई है। लेकिन मोंसराट की सबसे खास बात केवल इसकी वास्तुकला या इसकी ऊंचाई नहीं है। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है संगीत। ये यूरोप के सबसे पुराने बॉय क्वायर में से एक एस्केलानिया का घर है। वास्तुकला में संगीत का जुड़ना ये पूरी तरह से एक नया आयाम है।
और यही इसे खास बनाता है। जब वो बच्चे उस ऊंचाई पर गाते हैं तो गुलाबी चट्टानों की बनावट और मठ की वास्तुकला उस आवाज को इस तरह से गुंजाती है कि पूरी जगह को एक अलग ही ध्वनि आयाम मिल जाता है। ऐसा लगता है जैसे समय धीमा हो गया हो। वास्तुकला यहाँ सिर्फ देखने की चीज नहीं रह जाती, वो सुनने और महसूस करने का एक जरिया बन जाती है। ये सचमुच अद्भुत है कि कैसे संगीत वास्तुकला का एक जीवित हिस्सा बन सकता है। अब हमारी कहानी एक और दिलचस्प पड़ाव पर आती है, जब ऊंचाई और एकांत भी काफी नहीं होते और इंसान को अपनी आस्था को बचाने के लिए सुरक्षा की मजबूत दीवारें खड़ी करनी पड़ती हैं। सर्बिया और भूटान की ओर रुख करते हैं, जहां सुरक्षा और प्रकृति का एक बहुत ही अनूठा मेल देखने को मिलता है। सबसे पहले सर्बिया के मनासा मठ को देखते हैं। 15वीं सदी की शुरुआत में इसे स्टीफन लाजरेविच द्वारा बनवाया गया था। इसे देखकर कोई भी पहली बार में धोखा खा सकता है। वो इसलिए क्योंकि ये किसी भी तरह से एक मठ नहीं लगता, बल्कि एक अभेद्य सैन्य किला लगता है। इसकी 11 विशाल मीनारें और मोटी मजबूत दीवारें इसे एक खूंखार किले का ही रूप देती हैं। मनासा मठ को समझना है तो हमें उस समय के इतिहास को देखना होगा। ये वो समय था जब बाहरी आक्रमणों का खतरा लगातार बना रहता था। इसलिए यहाँ दो बहुत अलग चीजें एक साथ काम कर रही हैं, सुरक्षा और आध्यात्मिकता। इसका भारी हिस्सा बेहद मजबूत, कठोर और ठोस है, जिसका काम दुश्मनों को दूर रखना था। लेकिन जैसे ही कोई उन किलेबंद दीवारों के अंदर कदम रखता है, उसे होली ट्रिनिटी का चर्च दिखाई देता है। और यहीं पर सबसे बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि अंदर का माहौल बाहर की कठोरता से बिल्कुल उलट है। बिल्कुल, अंदर की सजावट नाजुक मोरावियन शैली में है। मोरावियन शैली, जहां दीवारों पर बेहद जटिल ज्यामितीय आकृतियां बनाई जाती हैं और पत्थर पर बहुत ही बारीकी से नक्काशी की जाती है। बाहरी क्रूर दीवारों के भीतर इतनी कोमल कला का होना एक अद्भुत कॉन्ट्रास्ट है। और ये सिर्फ एक मठ नहीं था, बल्कि ये रेसावा स्कूल का घर भी था। एक ऐसा बौद्धिक केंद्र जहां विद्वान सर्बियाई इतिहास की महत्वपूर्ण पांडुलिपियों की नकल करते थे और उन्हें संरक्षित करते थे। वो 11 मीनारें दरअसल उस ज्ञान और इतिहास को बचाने की एक ढाल थी। मतलब ज्ञान को बचाने के लिए पूरी की पूरी वास्तुकला का सैन्यकरण कर दिया गया था। बिल्कुल यही हुआ था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम भूटान के फारी गुम्बा को देखें तो वहाँ का नज़ारा एकदम अलग है। 10वीं सदी का ये मठ हिमालय के परिदृश्य में इस तरह से घुल मिल गया है कि लगता है जैसे वो हमेशा से उसी पहाड़ी का एक प्राकृतिक हिस्सा रहा हो। इसकी हल्के रंग की दीवारें और आसपास के सीढ़ीदार खेत इस जगह को बेहद शांत और आमंत्रित करने वाला बनाते हैं। यहाँ सुरक्षा दीवारों से नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ एकाकार होने से मिलती है। फारी गुम्बा की सबसे बड़ी खासियत इसका जीवित होना है। मनासा जहाँ इतिहास और ज्ञान को संरक्षित करने का एक बंद किला था, वहीं फारी गुम्बा एक सक्रिय जगह है। यहाँ आज भी दैनिक प्रथाएं जीवित हैं। भिक्षु खेती करते हैं, जो इसे एक प्राकृतिक वातावरण से गहरे रूप से जोड़ती हैं। फारी गुम्बा की वास्तुकला आंतरिक और बाहरी स्थानों के बीच एक तरल संबंध बनाती है। इसके खुले आंगन और वहां आती रोशनी घाटी के विस्तृत दृश्य के साथ मिलकर एक खुला वातावरण बनाती हैं, जहां प्रकृति और मानव जीवन के बीच की सीमा पूरी तरह खत्म होती नजर आती है। सही बात है। इस पूरी चर्चा को अगर एक धागे में पिरोया जाए तो एक बात बिल्कुल साफ उभर कर सामने आती है। हमने मेटियोरा के ऊंचे स्तंभों पर हवा में लटके मठ देखे, वर्दिया में पूरे पहाड़ को अंदर से खोखला करके बसाया गया शहर देखा, सुमेला और मोन्सराट में खड़ी चट्टानों पर बादलों के बीच लटकी आस्था देखी, और मनासा की मजबूत किलेबंद दीवानों से लेकर भूटान के शांत सीढ़ीदार खेतों तक का सफर तय किया। इन सभी में एक चीज समान है, धैर्य, सटीक योजना और सबसे बढ़कर उस परिदृश्य के प्रति असीम सम्मान। इंसानों ने इन खतरनाक खाइयों का इस्तेमाल सिर्फ खुद को दुनिया से काटने के लिए नहीं किया। इसके बजाय ये सब खुद को एकाग्र करने, शांत करने और प्रकृति की विशाल ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने के लिए किया गया था। और ये बात आज के दौर में और भी ज्यादा मायने रखती है। आज की दुनिया सूचनाओं और शोर से अटी पड़ी है, सब कुछ बहुत तेज है। दुनिया भर की जानकारी उंगलियों पर 24 घंटे मौजूद है। ऐसे में इतनी दूरी तय करके पहाड़ों पर चढ़कर या गुफाओं में जाकर कुछ हासिल करने का क्या महत्व रह जाता है? इन प्राचीन मठों से हमें ये गहरी समझ मिलती है कि किसी भी ज्ञान को गहराई से समझने के लिए और खुद से जुड़ने के लिए जीवन में एक शांति और दुनिया से एक दूरी का होना बहुत जरूरी है।
इन दुर्गम जगहों ने विचारों और पांडुलिपियों को केवल हमलावरों से नहीं बचाया था, बल्कि उन्होंने इसे दुनिया के शोरगुल से भी बचा कर रखा था। ये एक बहुत ही गहरा नजरिया है।